बिहार की जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जॉब है। और बिहार में जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज वाला प्रॉब्लम है वो एक्चुअली क्यों है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को जानने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इससे पहले वहाँ पे क्या होता था। बिहार में ऐसा कभी नहीं था कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी। जब ब्रिटिश का टाइम था तो बिहार और बंगाल आपको हब था पूरी ट्रेडिंग का। बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। आपको वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी। आपको पता होगा कि हमारे जो जितने भी पुराने राजा थे, पाटलिपुत्रा बहुत बड़ा हब था राजाओं के रहने का। और अगर राजा कहीं पे भी रह रहा है तो वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होगी। पर आज ऐसा क्या हुआ कि बिहार पूरे देश में जो सबसे पिछड़ा स्टेट है वो बन के रह गया है। यहाँ की इंडस्ट्रीज आपको खत्म हो गई है। 30-40 साल पहले की बात करें, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, तो बिहार में 2-3 इंडस्ट्री जो बहुत ही अच्छी थी। शुगर मिल्स, बिहार में टोटल 33 शुगर मिल्स थे और उस 33 शुगर मिल्स टोटल 40% इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन था ना वो बिहार देखता था। और आज के टाइम पे वो 18 शुगर मिल उनमें से बंद हो गए और सिर्फ 2% जो प्रोडक्शन इंडिया में शुगर की हो रही है वो बिहार की हो रही है। अगर आप राइस की बात करें तो बिहार में 3000 राइस के मिल्स थे और आज के टाइम पे 2000 राइस के मिल्स बंद हो गए हैं। बिहार आपको सीमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस था। बहुत सारे सीमेंट की फैक्ट्रीज थी बिहार में। बिहार इंडिविजुअल आइटम जो एग्रीकल्चरल आइटम्स था, मेज, राइस, मखाना, इन सब के लिए भी बहुत फेमस था। लीची बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा टेस्टी बिहार में होता है। पर आज के टाइम में अगर आप बिहार में जाइएगा तो 80% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रीज एक तरीके से खत्म हो चुकी है। अब ये जो पूरा सिचुएशन है, चाहे वो आज़ादी से पहले बिहार इतना प्रॉस्पेरस था, सारे लोग बिहार में आके अपना राज्य बनाना चाहते थे। और आज के टाइम पे 2024 में हम आ चुके हैं और आज के टाइम पे सब लोग बिहार से दूर भागते हैं। वहाँ के लेबर, उन्हें भी बिहार में अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है और वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। पूरे इंडिया में जितनी भी लेबर सप्लाई हो रही है वो बिहार से हो रही है, पर बिहार ही वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। बिहार में एजुकेशन, आप नालंदा का नाम आपने सुना ही होगा, तक्षशिला का नाम आपने सुना ही होगा। इतनी महान यूनिवर्सिटीज जिसमें ग्लोबली सिर्फ इंडिया नहीं बाहर के लोग आके पढ़ाई करते थे और आज के टाइम पे बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ है? तो मेन जो रीजंस है अभी मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो सबसे पहला और बड़ा रीजन है वो है लैंड। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत होती है। बिहार आपको एग्रीकल्चरल स्टेट है, वहाँ का जो सॉइल है एलुवियल सॉइल है, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन जब लैंड डिवाइड होती गई तो वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा आपको बड़ी नहीं है लोगों के पास। तो कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जब लैंड खरीदना पड़ता है, आपको 5 एकड़ 6 एकड़ या 10 एकड़ लैंड आपको अगर खरीदना पड़ेगा तो आपको बहुत सारे लोगों से खरीदना पड़ेगा और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सरकार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि कैसे आपको लैंड्स एक्वायर किया जाए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इसमें सरकार की भी डायरेक्टली, अभी जो सरकार है उनकी गलती नहीं है, लोगों की भी डायरेक्टली गलती नहीं है, पर हाँ जो भी पहले पॉलिसीज हुए थे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार में वो प्रॉब्लम है आपको कि जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं पाती है। 1980s के टाइम पे आपको जो बिहार था वहाँ पे बहुत अच्छा शुगर मिल, सब कुछ चीजें चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री जब अच्छी कर रही थी तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी। बहुत सारे शुगर मिल्स को, राइस मिल्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल करने लगी। और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, एयर इंडिया का भी एग्जांपल है। जब एयर इंडिया गवर्नमेंट, टाटा सबसे पहले एयर इंडिया ने शुरू किया था, बहुत अच्छा चल रहा था, फिर गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया और फिर एट लास्ट गवर्नमेंट को वापस टाटा को बेचना पड़ गया एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नेंस के लिए होती है, उसको इंडस्ट्री या उसको आपको कंपनी चलाने के लिए गवर्नमेंट होती नहीं, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं होते। सिमिलरली जब वो शुगर मिल्स को टेक ओवर करा सरकार ने तो वो शुगर मिल अच्छे से चला नहीं पाई और शुगर मिल अच्छे से चला नहीं पाई तो एट द एंड वो शुगर मिल बंद हो गया। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंडस्ट्रीज में। इस वजह से भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो बिहार में थी, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्री प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर मिल हो, राइस मिल हो, वो धीरे 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 अपना दम तोड़ते गए। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अभी के भी गवर्नमेंट जो भी चीजें वो प्रॉमिस कर रही है वो दे नहीं पा रही। बिहार में 2015 में नीतीश जी ने एक पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी के अंडर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट
बिहार में अगर अपना इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसको सब्सिडी मिलेगा। बस प्रॉब्लम इस पॉलिसी का ये था कि आपके इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद सब्सिडी मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए भी, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी पर उनको सब्सिडीज नहीं मिला। फिर उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, केस लड़ना पड़ा। पटना हाई कोर्ट ने यहाँ तक कि आपको जजमेंट भी दिया, आपको जो बिहार की सरकार है उसको फटकारा भी कि उन्हें सब्सिडीज दे देना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी लोग जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी जो सेंटिमेंट्स है, उनकी जो आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो बिल्डअप नहीं हो पाती। और अगर आपका जो सरकार है और जो कैपिटलिस्ट है या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उन दोनों के बीच में आपस में ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग पैसा लगाने में डरेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप बिहार फंड हुआ था, जो नीतीश जी ने बोला था, 500 करोड़ का उन्होंने फंड बनाया था जो कि स्टार्टअप्स जो बिहार में होंगे उनको दिया जाएगा। पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि उनको ये फंड कभी नहीं मिला। तो जो भी पॉलिसीज बनी बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, वो पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो नहीं। ये सभी चीजों को बिहार गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए कि ऐसी चीजें क्यों हुई। जो तीसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है कि लास्ट 20-25 ईयर्स में जब से लालू जी की सरकार आई थी तो बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत पहले से कास्ट पॉलिटिक्स इतना ज्यादा नहीं था, पर लास्ट 20-25 ईयर्स में जो कास्ट पॉलिटिक्स है जब वो बिहार में बढ़ा तो लोगों का जो मेन फोकस था, प्राइमरी फोकस था, वो जॉब, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इनसे हटकर आपको कास्ट पे चला गया। तो डेवलपमेंट आपको प्रायोरिटी नहीं थी, कास्ट प्रायोरिटी पे थी। जब डेवलपमेंट से हटकर कास्ट प्रायोरिटी बन जाती है तो फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां का डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स हुआ बिहार में, उसके वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वहाँ के इंडस्ट्रीज को, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर को, क्योंकि अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो पाया। क्योंकि इलेक्शंस तो जीते जाते थे, वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं जीते जाते थे, वो जीते जाते थे आपको कास्ट के नाम पे, सोशल इक्वालिटी के नाम पे। इसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है कि जो बिहार है, बिहार में आपको आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आपको जो रोड्स है, जो आपको कनेक्टिविटी है, ये बहुत अच्छा नहीं है। इसके वजह से भी अब के टाइम में, क्योंकि धीरे धीरे हर एक कंट्री आपको बढ़ रही है, हर एक स्टेट आपको बढ़ रहा है। अगर आप गुजरात के रोड्स देखिएगा, यूपी के रोड्स देखिएगा, बैंगलोर के रोड्स देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। तो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके वजह से जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं निकाल सकते। और कोई भी ऐसा धंधा जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे नहीं बना पाएंगे तो वो धंधे पे वो लोग कभी भी पैसे नहीं देंगे। अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या वे अहेड क्या है। तो आज के टाइम में बिहार में एक जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है वो है इथेनॉल की। बिहार पहले से ही शुगर में बहुत ज्यादा आगे था और इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। वहाँ पे मेज, राइस, जूट, ये सब भी बिहार में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, आपको कॉर्न होता है, मक्का होता है, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो यूटिलाइज किया जा सकता है इथेनॉल में। 17 इथेनॉल के प्लांट्स आज प्रपोज किए गए हैं बिहार में खुलने के लिए। उसमें से मेरे हिसाब से 10 और 11 प्लांट खुल भी चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो इथेनॉल का रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशन बिहार अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल स्टेट बन सकता है। तो आई होप जो हमारे बिहार की सरकार है वो इस बात पे अच्छे से गौर करे और जितनी भी पॉलिसीज है वो इस तरीके से बनाए कि इथेनॉल स्टेट बिहार बन जाए। दूसरा जो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे बिहार में लगता है वो टूरिज्म का है। पता नहीं क्यों पर बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ गया टूरिज्म में। बुद्धिज्म आपको एक ग्लोबल रिलीजन है, ठीक है, आपको नेपाल में हो गया, आपको हर एक कंट्री में, श्रीलंका में हो गया, आपको भूटान में हो गया, आपको थाईलैंड में हो गया। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत अच्छे से माना जाता है और इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत बढ़ भी सकता है क्योंकि बिहार आपको बुद्धिज्म का आपको ऐसा लैंड है जहाँ पे वो फाउंड हुआ है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की जो टूरिज्म है उसको बहुत अच्छे से बिहार यूटिलाइज कर सकता है अपने टूरिज्म के लिए। इसके अलावा जो नालंदा है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे हिस्ट्री में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में।
उन सारी चीज़ों को भी जो टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट है बिहार में वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, अलग अलग फेस्ट कर सकते हैं बिहार में, ताकि लोग आए और वहाँ पे इस टूरिज्म का आपको फ़ायदा उठाए। बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो आपको पैसे खर्च करके जाते हैं और वो पैसे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तीसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है, अभी के टाइम पे 80% जो बिहार के एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि बिहार का जो आपको सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। तो अगर आप 1 किलो मक्का उगाते हैं, ठीक है, तो उसका आप उतना अच्छा या उतना प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन उसी मक्के को प्रोसेस करके आप कॉर्न बना लेते हैं या कोई भी आप एंड प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। मखाना में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, आप यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मखाना। तो मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और भी ज़्यादा बिहार में खुल सकती है, एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है, और ना सिर्फ इंडिया पर ग्लोबली ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिहार एक एक्सपोर्टिंग हब भी बन सकता है। कलकत्ता पास में है बिहार के, वहाँ का हम लोग पोर्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा मिथ है कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ उसके लैंड है, इस वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है, उसके आसपास का पोर्ट नहीं है। फिर भी अगर आप हरियाणा की बात करें तो वहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। गुड़गांव देखिए तो आईटी हब बन रखा है, बैंगलोर से कम्पीट कर रहा है। पंजाब की बात करें तो वो एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा वो बाकी के मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छा है। आप अगर राजस्थान की बात करें तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है, मार्बल में भी वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे है। तो हमें लगता है ये जो चीज़ें हैं वो ईजिली रिजॉल्व हो सकती है। बिहार में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, और बिहार की जो रॉ मटेरियल है, बिहार की जो नेचुरल आपको हिस्ट्री है, उसको यूटिलाइज करके बिहार एक बहुत अच्छा उभर के स्टेट आएगा, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करेगा सभी स्टेट्स इंडिया के लिए। तो जितने भी बिहारी और जितने भी नॉन बिहारी हैं उन सबको मिलकर बिहार की स्टेट को हेल्प करना चाहिए, ताकि जो आज ये स्टेट आपको बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में, हम सब मिलके इसकी हेल्प करें और इसको उभरने में, इसको ग्रो करने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।